यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि ये चैनल बनाया गया है मैथमेटिक्स के लिए, मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी के सहयोग से हम अपने इस उद्देश्य में कामयाब हुए हैं और आगे भी कामयाब हो रहे हैं। मैथमेटिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो वीडियो की जो कैटेगरी है, वीडियो वाइज हमने इसकी जो अलग अलग वीडियो की सीरीज़ बना रखी है उसके अकॉर्डिंग हम मैथमेटिक्स को समझते हैं। उसी के अंदर एक कोऑर्डिनेट जो सीरीज़ है वो हमने स्टार्ट कर रखी है, और कोऑर्डिनेट क्या होता है, कैसे होता है, उसके सारे वीडियोज़ हमने शुरुआत से एक एक करके देखे हैं। तो आपका यदि कोऑर्डिनेट शुरू से सीखनी है तो आप कोऑर्डिनेट के एक एक वीडियो को शुरू से देखिए, आपको ज़रूर कोऑर्डिनेट समझ में आएगी। और यदि आपको टॉपिक वाइज देखनी है तो जो भी वीडियो आप हमारा देख रहे हैं, जैसे ये वाला जो वीडियो यदि आप डायरेक्ट देखेंगे तो इसके अंदर जो टॉपिक है वो आपके क्लियर हो जाएगा, लेकिन पूरा टॉपिक क्लियर हो इसलिए आप जो है वो बिल्कुल लाइन से देखिए, तभी आपके पूरे जो टॉपिक हैं वो क्लियर होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम आज कुछ एग्जाम्पल करेंगे। पिछले वीडियोज़ में हमने कुछ टॉपिक देखे थे जिसमें स्ट्रेट लाइन हमने देखी थी, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा ये हमने पढ़ी थी। और सरल रेखा जो हमने पढ़ी थी वो 2D में पढ़ी थी। 2D का मतलब होता है द्विविमीय ज्यामिति, यानी जिसके अंदर x और y दो कोऑर्डिनेट थे। 3D के अंदर भी होती है लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हमने वो नहीं पढ़ी है। तो पिछले वीडियोज़ में सरल रेखा को 2D के बारे में बताया था, सरल रेखा की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं उनके बारे में बताया था। ये भी आपको बताया था कि सरल रेखा की जो फॉर्म्स होती है उनको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं वो आज हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं आज आपको बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल अच्छी तरह से सॉल्व करके बताऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फटाफट से शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा मैं पहले बता दूँ कि हमने जो रेखा पढ़ी थी सरल रेखा, उसकी हमने क्या क्या फॉर्म पढ़ी थी। सबसे पहला जो फॉर्म थी वो थी व्यापक रूप या व्यापक फॉर्म, जिसे हम इंग्लिश में जर्नल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्नल फॉर्म। ये पिछले वीडियोस में मैंने आपको बता रखा है, एक बार वापस मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। दूसरा जो था वो था स्लोप फॉर्म। क्या था? स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म का मतलब होता है ढाल रूप, ठीक है, या इसको झुकाव रूप भी बोल देते हैं, झुकाव रूप भी बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि जिस चीज़ के अंदर झुकाव होगा उसी चीज़ के अंदर तो ढाल होगी, ठीक है। तीसरा जो था स्लोप फॉर्म के अलावा तीसरा जो था तो वो था इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, इसके अंदर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे जो इंटरसेप्ट करते थे उसकी फॉर्म था, हिंदी में से बोलते हैं अंतःखंड रूप। हिंदी में से क्या बोलते थे? अंतःखंड रूप। और जो चौथा था, फोर्थ, वो था हमारा लंब रूप। क्या था? लंब रूप, और जिसे हम इंग्लिश में बोलते थे नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर इसे नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। इसे परपेंडिकुलर फॉर्म भी आप बोल सकते हो, हालांकि किसी बुक्स में मैंने लिखा हुआ नहीं देखा, लेकिन कई टीचर्स को, कईयों को मैंने पढ़ते हुए देखा। इसको परपेंडिकुलर फॉर्म भी आप बोल सकते हो, अदरवाइज आप नॉर्मल फॉर्म ही याद रखना। ये जो जनरल फॉर्म है ये आपको दी भी जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इन तीनों के अलग अलग रूप होते हैं जो आपको ध्यान रखना है, उस रूप में इन फॉर्म्स को क्या करना है, इन जो इक्वेशन है उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। जनरल फॉर्म का जो इक्वेशन होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये होता है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर a, b और c ये क्या होते हैं? ये होते हैं कांस्टेंट। और x और y क्या है? x और y आपके वेरिएबल वो है, x और y जैसे 2D है तो दो कोऑर्डिनेट होंगे x एक्सिस और y एक्सिस पे। तो ये एक 2D रेखा की समीकरण है जो किस फॉर्म में है? जनरल फॉर्म में। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म आपको दी जाएगी।
अब आपको इन अलग अलग फॉर्म्स में बदलना है। तो स्लोप जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अभी क्वेश्चन करेंगे उसके लिए आपको ये बात ध्यान में होनी चाहिए। अंतःखंड रूप जो होता है वो होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये अंतःखंड रूप होता है। यहाँ पर भी देखिए इसके अंदर भी एक्स वाई आ रहे हैं, एक्स वाई सब में आएगा, क्योंकि एक्स वाई जो भी इक्वेशन होती है उसके अंदर एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होने जरूरी है। यहाँ पर ए और बी है। ए क्या है, एक्स एक्सिस पे काटा गया अंतःखंड, और बी क्या है, वाई एक्सिस पे काटा गया अंतःखंड। फिर है लंब रूप यानी नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी। ये आपकी होती है नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी। ये क्या होती है आपकी नॉर्मल फॉर्म। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो जर्नल फॉर्म है वो आपको दी जाएगी। ठीक है, और जर्नल फॉर्म से आपको बाकी जितने भी फॉर्म्स हैं उसके अंदर उस फॉर्म को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करके उसके जो भी कांस्टेंट है, जो भी उसके प्राचल है, मान है, वो सब आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसको एक बार मैं साफ कर रहा हूँ। या आप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, या ये सारा मैंने आपको पहले जो वीडियोस हैं उसके अंदर बताया हुआ है, तो आप इनको ध्यान रख लो, बिल्कुल ये आपके काम आएंगे। अब हम करते हैं फटाफट से क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन शायद हो पाएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर करके बताऊंगा। देखिए इक्वेशन हमने ली है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ये एग्जाम्पल हमने जो मैथमेटिक्स की बुक है उससे लिया है। बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। यहाँ पर आपको दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखी है, तो इस इक्वेशन को मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जर्नल फॉर्म में लूँगा। किस में लूँगा, जर्नल फॉर्म में। हालांकि वैसे तो ये जर्नल फॉर्म में ही है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, लेकिन यहाँ पर प्लस सी होता है, इज इक्वल टू में 0 होता है। तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हो, 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये इस फॉर्म में लिख सकते हो। 3x वहीं पड़ा है, 4y वहीं पड़ा है, जो प्लस का 12 है उसको इधर लिया है, ये हो गया माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास होगी जनरल फॉर्म। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है बता सकते हो, 3, p की वैल्यू कितनी है 4, और c की वैल्यू कितनी है -12। ये क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में प्लस होता है, तो यहाँ पर जो c की वैल्यू है वो क्या आ गया आपके पास -12। तो ये है हमारी जनरल फॉर्म। इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इस तरह से जनरल फॉर्म होती है। एक ही बात है, पर जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है 12 उसको उस तरफ ले गए। अब आपको ये क्या करनी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको स्लोप फॉर्म में यानी झुकाव रूप में, अंतःखंड रूप में और लंब रूप में बदलनी है, और इनके जो भी अचर पद हैं, कांस्टेंट है, सबकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्लोप फॉर्म। क्या देखते हैं, स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म क्या होती है, याद करो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होती है। तो आपको दी गई इक्वेशन को इस फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, y को यहीं रखो, बाकी सबको x को और कांस्टेंट को उधर भेज दो। तो यहाँ पर आप इस इक्वेशन में क्या करो, इस इक्वेशन में आप यही काम करो, y को यहाँ रखो। तो ये जो y है इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ, 4y इज इक्वल टू, बाकी सबको उधर भेजना है। ठीक है, अब उधर भेजते समय ध्यान रखना, इक्वल के पहले क्या है x, तो पहले x वाला लिखना। x वाला यहाँ पे है 3x, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3x, और 12 पहले से उधर 12 प्लस का है तो प्लस 12। आप इसको यूँ भी लिख सकते थे कि 12 माइनस 3x, लेकिन यहाँ पर मैंने x वाली वैल्यू को पहले लिखा है क्योंकि जो स्लोप फॉर्म होता है mx प्लस सी, उसमें x वाली वैल्यू पहले होती है। ठीक है, यहाँ पर केवल y होता है, जबकि यहाँ पर y के साथ 4 भी है। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को यहाँ ले जाएंगे। तो 4 जब यहाँ जाएगा तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। या आप यूँ कह सकते हो कि दोनों साइड आप क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो, इसको भी 4 से डिवाइड कर दो और इसको भी 4 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा y, यहाँ पे क्या आएगा, 4 से डिवाइड होगा 3 का, तो ये हो जाएगा -3/4 x प्लस ये हो जाएगा 12/4। जब 12/4 आप करोगे तो क्रॉस होकर कितनी आ जाएगी 3। यानी यहाँ पर आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू -3/4 x प्लस 3। ये बन गया उसी फॉर्म में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर इसकी आप तुलना करो इन दोनों इक्वेशन की और बताओ कि m की जगह क्या है ये, और c की जगह क्या है 3। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि m इज इक्वल टू -3/4 एंड c इज इक्वल टू 3। ये आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारी, ये हमारी आ गई स्लोप फॉर्म। तो हमने दी गई इक्वेशन को स्लोप फॉर्म में
कन्वर्ट कर लिया और कन्वर्ट करके जो कांस्टेंट होते हैं, जो अचर पद होते हैं जैसे m और c, उनकी वैल्यू हमने निकाल ली। ये जो m है ये स्लोप है और जो c है ये आपका अंतखंड है। ठीक है, तो ये हो गया स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको आ गया, बिल्कुल सिंपल है। अब हम नेक्स्ट करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो इसको मैं कर देता हूँ साफ। अगर आपको बार बार देखना है कि किस प्रकार से ये स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो आप इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके देख सकते हैं, या वीडियो की जो स्क्रीन है इसको रोक करके इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर इसको सेव करके रख सकते हैं। अब चलते हैं सेकंड इंटरसेप्ट फॉर्म में, यानी अंतःखंड रूप। मैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताऊंगा, ताकि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी में आप समझ सकें, और अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आप इंग्लिश से समझ सकें। इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। अब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, पहले आपको फॉर्म याद होनी चाहिए। x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, ये होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ पर आप देखो किस प्रकार से आप इसको बदल सकते हो। पहले x का पद है, यहाँ पर भी पहले x का पद है, फिर y का पद है, फिर यहाँ पर भी y का पद है। इक्वल के वहाँ क्या है, 1, जबकि इक्वल के यहाँ पे एक संख्या है। ठीक है, तो आप एक काम करो, ये जो समीकरण है इस समीकरण को इसमें बदलना है। तो कैसे बदलोगे, सोचो। बराबर के उधर 12 है, अगर आप इस 12 में 12 का ही भाग लगा दो तो उधर 1 आ जाएगा, बिल्कुल आराम से आ जाएगा। तो आप इस समीकरण को 12 से डिवाइड करो, तो इसको मानते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। हम लिखते हैं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 12 बोथ साइड। आप यूं लिख सकते हो, या आप इसको हिंदी में लिख सकते हो कि समीकरण 1 के दोनों तरफ 12 से भाग देने पर या 12 से डिवाइड करने पर। देखो करो डिवाइड, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3x प्लस 4y अपॉन 12 इज इक्वल टू यहाँ पर 12/12। सॉल्व करोगे 12 से 12 कट जाएगा, 1 आ गया। यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो 12 से डिवाइड है, ऊपर 2 पद है, तो जब 2 पद की यानी द्विपद की जब डिवाइड करते हैं किसी वैल्यू से तो दोनों में डिवाइड होता है। तो यहाँ पे आएगा 3x अपॉन 12 प्लस 4y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। डिवाइड करो, जो वैल्यू क्रॉस होती है कटती है काट दो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 3 12। ऊपर क्या आया, सिर्फ x बट्टे 4, नीचे क्या आ गया y बट्टे 3 इज इक्वल टू 1। अब आप इस फॉर्म को ध्यान से देखो, ये जो फॉर्म है ये आपकी क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म। बिल्कुल इसी तरीके की ये फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ से आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हो। बिल्कुल a की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे x/a 4 और b की वैल्यू यहाँ से क्या है 3। तो इस तरह से इंटरसेप्ट फॉर्म हमने कर लिया। a की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 और b की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। ठीक है, ये हो गया हमारा अंतःखंड रूप। तो इस तरह से स्लोप फॉर्म हमने देख लिया, अंतःखंड रूप हमने देख लिया, बिल्कुल सिंपल है। इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब हम देखते हैं तीसरा, तो इसको मिटा देता हूं मैं एक बार। तीसरा जो हम लेंगे वो हम लेते हैं लंब रूप। ठीक है, लंब रूप। तीसरा जो हम लेते हैं वो है लंब रूप या नॉर्मल फॉर्म। लंब रूप या नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, ये होती है। ठीक है, x की वैल्यू, y की वैल्यू और p। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ पर लंब रूप जब हमने समझा था तब मैंने आपको इसमें बताया था कि ये वैल्यू a होती है, ये वैल्यू b होती है। और लंब रूप में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a² प्लस b² का रूट, ये हम एक वैल्यू निकालते हैं। इसका दोनों तरफ भाग लगाते हैं। इसका क्या करते हैं, हम दोनों तरफ भाग लगाते हैं। यानी दी गई इक्वेशन में से हम a² प्लस b² की वैल्यू निकालते हैं, रूट निकाल के उसकी वैल्यू निकालते हैं, उसको हम बोथ साइड डिवाइड करते हैं, फिर हमारे पास जो वैल्यू आती है वो हमारा इस रूप में बचती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम a और इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 4।
तो यहाँ पर √a² प्लस b² की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो a की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, 3 का स्क्वायर 9 प्लस b की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितने हुए 25, 25, 25 का रूट कितना हो गया 5। यानी यहाँ पर जो वैल्यू आई a² प्लस b² की रूट की वो कितनी आ गई 5। अब आप इस 5 से सब दोनों तरफ डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वेशन 1 को 5 से भाग लगाने पर आप यहाँ से इंग्लिश में लिख सकते हो इक्वेशन 5 डिवाइडेड बाई 5 बोथ साइड, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 5 बोथ साइड, या आप हिंदी में लिख सकते हो, जैसे भी आपकी लैंग्वेज है, जो भी आपका मीडियम है वैसे आप लिख सकते हो। ठीक है, अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर भी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 और यहाँ पर भी 12/5। ठीक है, ये हो गया। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे तो ये वैल्यू क्रॉस होगी, तो 12/5 रहेगा। यहाँ पर क्या होगा 3/5x और यहाँ पे 4/5 पाई ये आ जाएगा। यानी आप इसको लिख सकते हो 3/5x प्लस 4/5y इज इक्वल टू 12/5। अब ये जो वैल्यू है 3/5, 4/5, 12/5 ये वैल्यू क्रॉस नहीं होंगी, तो ये वैल्यू यही हो जाएंगी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, आपने इनको कन्वर्ट कर दिया, जो तरीका था उस तरीके से आपने इनको कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, x cos अल्फा ये रहा x cos अल्फा, y sin अल्फा ये रहा y sin अल्फा और p ये रहा आपका p। इन दोनों की आप तुलना करो, इस इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो और इस इक्वेशन की, दोनों की आप तुलना करो। जब आप दोनों की तुलना करोगे तो आपके सामने क्या वैल्यू निकल के आएंगी। देखो x cos अल्फा में x यहाँ पे है, x ये रहा, तो जो बचा हुआ है 3/5 वही आपका cos अल्फा है। यानी यहाँ से आप लिख सकते हो कि cos अल्फा जो है वो है 3/5। ठीक है, y sin अल्फा आपके पास 4/5 है, y है, इसका मतलब ये y तो y है, इसका मतलब जो sin अल्फा है वो क्या है 4/5। यानी यहाँ से आप लिख सकते हो sin अल्फा इज इक्वल टू 4/5, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, sin अल्फा की वैल्यू क्या है 4/5 और इक्वल के उधर p है, p की वैल्यू कितनी है 12/5, यानी कि जो p है इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 12/5। अब आपको क्या करना था, समीकरण को अंतःखंड रूप में व्यवस्थित करना था, तो ये आपने अंतःखंड रूप में व्यवस्थित कर दिया। अंतःखंड रूप में व्यवस्थित करके आपको जितने भी प्राचल हैं उनके मान ज्ञात करने थे। तो यहाँ पर दो प्राचल हैं, एक तो p और एक अल्फा। ठीक है, तो p की वैल्यू तो आएगी 12/5। अब अल्फा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ये cos अल्फा है, वो sin अल्फा है, आपको यहाँ से अल्फा की वैल्यू और निकालनी है। तो अब ये जो काम आ गया, ये काम आ गया ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति का काम ये आ गया। तो हमारे चैनल पे त्रिकोणमिति की भी वीडियो सीरीज है, आप यदि वो देख रहे हैं तो आपको त्रिकोणमिति का नॉलेज होगा, नहीं देख रहे हैं तो उसको जाके देखिए, क्योंकि त्रिकोणमिति मैथमेटिक्स का वो पार्ट है जो गणित के हर भाग में, फिजिक्स के विज्ञान के हर भाग में काम आता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। आप यहाँ से इसको इसमें भाग दो, यानी आप यहाँ पे क्या करो साइन अल्फा बट्टे cos अल्फा निकालो। तो साइन में cos का भाग दिया, इसमें इसका भाग दिया। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/5, ये हो गया 4/5 अपॉन cos अल्फा 3/5, ये हो गया 3/5। इसको जो आप सॉल्व करोगे तो 5 से 5 कट जाएगा, ये आ जाएगा 4/3। ठीक है, यानी साइन अल्फा बट्टे cos अल्फा क्या आ गया 4/3, और साइन अल्फा बट्टे cos अल्फा क्या होता है tan अल्फा होता है। ये एक सिंपल सा सूत्र है, साइन थीटा बट्टे cos थीटा बराबर tan थीटा। यहाँ पर थीटा की जगह एंगल अल्फा है, तो tan अल्फा क्या हो गया 4/3। अब आपको वैल्यू निकालनी है अल्फा की, तो अल्फा क्या हो जाएगा tan उधर जाकर tan इनवर्स और वैल्यू आ जाएगी 4/3। यानी ये आपके पास क्या आ गई अल्फा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जो आई है वो tan इनवर्स 4/3 आई है, पूरी नहीं आई। क्यों? क्योंकि tan की जो लाइन होती है उसके अंदर 4/3 की वैल्यू पॉइंटों में होती है, तो पॉइंटों में निकालने की बजाय हम उसको यहीं पर छोड़ेंगे। तो हमें इक्वेशन को शो करना था उस फॉर्म में, ये हमने शो कर दिया। और हमें जो कांस्टेंट थे उनकी वैल्यूज निकालनी थी, तो p की वैल्यू 12/5, अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स 4/3 ये हमारे पास आ गई। तो दिए हुए क्वेश्चन को हमने निकाल दिया स्लोप फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में, तीनों में हमने निकाल दिया। तो इस प्रकार कोई भी इक्वेशन जो दी जाए उसको आप इस तरह से फॉर्म में निकाल सकते हो।
तो आज की वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार हमने एक दी गई समीकरण को दो अलग अलग फॉर्म्स में निकाला। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत ईजी आपके लिए हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें और मैथमेटिक्स का जो नॉलेज है वो आप इसी तरह से लेते रहें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। देखते रहिए हमारा चैनल, बढ़ाते रहिए अपने मैथमेटिक्स की नॉलेज। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।